नमस्कार दोस्तों, कॉम्पिटिशन अकेडमी की यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि इस समय हिंदी साहित्य की अन्य गतिविधियाँ चल रही हैं, जिसमें आज आपको जो पीडीएफ दिया गया वो हरिवंश राय बच्चन का क्या भूलूं क्या याद करूं दिया गया, शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में दिया गया, और बाकी कल हम लोग बात करेंगे आवारा मसीहा का। वैसे शेड्यूल में आज आवारा मसीहा लगा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश नहीं दिया गया है। कल आप लोगों को आवारा मसीहा दिया जाएगा और तुलसी राम की रचना मुर्दहिया दिया जाएगा कल, यानी 20 तारीख को। फिर 21 को चीड़ों पर चांदनी दिया जाएगा और मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन का दिया जाएगा। और फिर उसके बाद में अरे आयावर रहेगा याद और आरपीएससी में शामिल सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो यह क्रम हम लोगों का चलता रहेगा। और बाकी 25 सितंबर से इकाई 1 से हिंदी भाषा का इतिहास से हम लोग शुरू करेंगे, हिंदी भाषा का विकास से। तो आज की जो रचना है वो प्रेमचंद घर में, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी की रचना है। सबसे पहले शिवरानी देवी के बारे में जान लेते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद की पत्नी है। इनकी जन्म तिथि का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन मृत्यु का है 1976 ईस्वी में। इनके पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। शिवरानी देवी का गांव का नाम था सलेमपुर। 1906 में प्रेमचंद से विवाह हुआ। इनकी रचनाएं चांद व हंस पत्रिका में प्रकाशित होती थीं। इनकी कुछ कहानियां हैं जो कल मैंने लाइव कक्षा में आप लोगों से पूछा था, और लोगों ने कहा सर ये तो नई कहानी है, नया नाम है, मैंने कभी सुना नहीं। देखिए, आप लोगों से जब बात की जाती है, जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पूछी जाती हैं, सिलेबस से बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं पहली कहानी साहस, जो कि चांद पत्रिका में छपी शिवरानी देवी की है। शिवरानी देवी की कहानी तरका कहानी है, विध्वंस की होली कहानी है, आंसू की दो बूंदे कहानी है। इनका कहानी संग्रह भी है कौमुदी शीर्षक से, जो 1937 में प्रकाशित हुआ। इसके अलावा प्रेमचंद घर में की अगर बात करें तो प्रेमचंद घर में का प्रकाशन 1944 में हुआ। कुल भाग 88 हैं और श्रद्धांजलि बनारसीदास चतुर्वेदी ने लिखा। यहाँ पर बनारसीदास चतुर्वेदी ने जो श्रद्धांजलि लिखा है, वैसे प्रेमचंद घर में जो रचना है 1944 में प्रकाशित हो चुकी थी, लेकिन बाद में जो संस्करण आया उसमें 1956 ईस्वी में बनारसीदास चतुर्वेदी ने इसमें श्रद्धांजलि लिखी। खैर, प्रेमचंद के बारे में आपको पता ही होगा। प्रेमचंद के बारे में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन 2 मिनट का मुश्किल से लगेगा, समय दीजिए तो और आपको समझा दूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप प्रेमचंद के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रेमचंद जी का जन्म लमही गांव में हुआ था, जो कि आप जानते हैं, मुझे लगता है कक्षा 8-10 से ही आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, और फिर आपने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, पीएचडी किया, तभी से साहित्य आप पढ़ते चले आ रहे हैं। तो ये चीज़ें बखूबी मुझे पता है कि आपको याद होगा, लेकिन तब भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिमाग में नहीं रहती हैं, तो उसे याद कराने के लिए, यादों को ताज़ा कराने के लिए थोड़ी सी बात 2 मिनट का अगर आप सुन लेंगे तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा कि प्रेमचंद जी का जन्म लमही गांव में हुआ था। इनके जन्मपत्री में नाम धनपत राय था, या पिता ने नाम धनपत राय रखा था, जबकि चाचा जी इनका नाम नवाब राय रखा था। और बाद में ये नवाब राय से ही लेखकीय जीवन अपना आरंभ किए, लेकिन मित्रों में प्रेमचंद जी का नाम बम्बुक था। बम्बुक ये शिवरानी देवी बताती हैं। प्रेमचंद घर में रचना जो है उसी में शिवरानी देवी बताती हैं कि मित्रों में इनका नाम बम्बुक भी था। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का शुभारंभ 1901 से होता है। वह बीमारी के दौरान भी बराबर लिखा करते थे। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो सचमुच ही कलम के मजदूर थे। एक जगह पर उन्होंने स्वयं कहा है कि मैं मजदूर हूँ और मजदूर को काम किए बिना खाने का अधिकार नहीं है। जब मजदूर की बात आती है तो प्रेमचंद की कई जीवनियाँ हैं। जैसे पहली जीवनी आपने देखा प्रेमचंद घर में, जो कि शिवरानी देवी ने लिखा। दूसरा आपको पता होगा कलम का सिपाही। कलम का सिपाही
कलम का सिपाही भी आपको पता होगा, अमृत राय ने लिखा। कलम का मजदूर, कलम का मजदूर मदन गोपाल ने। इसके अलावा एक और रचना है जिसमें प्रेमचंद के जीवन के बारे में पता चलता है, प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1। प्रेमचंद विश्वकोश भाग 1 कमल किशोर गोयनका का है। तो ये रचनाएं हैं। वैसे प्रेमचंद ने गद्य की सभी विधाओं पर अपनी लेखनी चलाई है, लेकिन कुछ प्रसिद्ध रचनाओं का अनुवाद भी किया है जो देखने को आपको मिलेगा। जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा, अनुवाद की अगर बात आती है तो इन्होंने जॉर्ज इलियट की रचना, कॉपी पेन आपके पास होगा ही, अगर याद है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो लिख ले पहला पॉइंट करके। जॉर्ज इलियट की रचना, साइलस मार्नर, इलियट की रचना साइलस मार्नर का अनुवाद किया सुखदास शीर्षक से। सुखदास। दूसरा लिख लीजिए, अनातोले की रचना, अनातोले लिखिए, अनातोले की रचना थायस। अनातोले की रचना थायस का अनुवाद अहंकार शीर्षक से किया। अहंकार। तीसरा पॉइंट लिख लें, रतननाथ की रचना फसान ए आज़ाद। रतननाथ की रचना फसान ए आज़ाद का अनुवाद आज़ाद कथा शीर्षक से किया। आज़ाद कथा शीर्षक से किया। चौथा पॉइंट लिखिए, गार्सवर्दी का नाटक स्ट्राइक का अनुवाद हड़ताल शीर्षक से किया। गार्सवर्दी का पांचवा पॉइंट लिखें, गार्सवर्दी का एक और नाटक है सिल्वर बॉक्स का अनुवाद चांदी की डिबिया शीर्षक से किया। गार्सवर्दी का एक और नाटक का नाम लिखिए जस्टिस का अनुवाद न्याय शीर्षक से किया। तो इस तरीके से प्रेमचंद ने कई सारी रचनाओं का अनुवाद भी किया। प्रेमचंद जी की जो उर्दू रचनाएं थी वो जमाना पत्रिका में प्रकाशित होती थी। इनकी जो मौलिक कहानी है, पहली मौलिक कहानी वो है संसार का अनमोल रतन। संसार का सबसे अनमोल रतन, जो कि सोजेवतन में प्रकाशित हुआ। सोजेवतन कहानी संग्रह में है। और आप देखेंगे कि 1908 में इनका उर्दू कहानी संग्रह जो सोजेवतन है वो राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण था, जिसे अंग्रेजी सरकार ने जब्त कर लिया। और जब जब्त कर लिया तो नवाब राय प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू कर दिया, यानी धनपत राय नाम छोड़कर प्रेमचंद नाम रखा और प्रेमचंद नाम से उनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। सबसे पहले उन्होंने लिखा बड़े घर की बेटी। फिर 1918 में उपन्यास आया इनका सेवा सदन, जिसका नाम जानते हैं उर्दू में बाजारे हुस्न। इनके उपन्यासों का खूब पूछा जाता है। बाजारे हुस्न यानी सेवा सदन, असरारे माबिद यानी देवस्थान रास, गोस्याए आफियात यानी प्रेमाश्रय, चौगाने हस्ती रंगभूमि। तो इस तरीके से इन्होंने तमाम नाटक लिखे, तमाम उपन्यास लिखे, निबंध लिखे। इन्होंने जीवनी भी लिखा है, जैसे महात्मा से एक शादी लिखा, दुर्गादास लिखा, कलम तलवार और त्याग आदि जीवनियाँ भी इन्होंने लिखा। तो खैर ये हम लोगों ने प्रेमचंद के बारे में बात किया। आगे बढ़ते हैं, अब मूल रचना पर अपने आते हैं। इस रचना में जो श्रद्धांजलि लिखी हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि शिवरानी देवी ने जो लिखा प्रेमचंद घर में, उसमें आप देखेंगे कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने श्रद्धांजलि लिखा। मैंने पूरा आपको भेज दिया है PDF में साथ में, लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु हैं उस पर ध्यान देना है। बनारसी दास चतुर्वेदी ने कहा है इसी में कि प्रेमचंद के घर पर 2 दिन रहने का सौभाग्य मुझे आज से कभी 23 वर्ष पहले मिला था। और फिर आगे वो चर्चा करते हैं कि विशाल भारत में मैंने एक लेख लिखा था प्रेमचंद के साथ 2 दिन, और यह प्रेमचंद के साथ 2 दिन UPHESC के पाठ्यक्रम में है। तो प्रेमचंद के साथ 2 दिन रचना किसकी है, ये भी आपको पता हो गया, बनारसी दास चतुर्वेदी का है। प्रेमचंद के साथ 2 दिन किस रचना में, किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, विशाल भारत में, ये भी यहाँ पर आपको पता हो गया। श्रद्धांजलि में बनारसी दास ने कहा है कि प्रेमचंद के प्रथम दर्शन मैंने 1924 में लखनऊ में किया था, और उसके बाद हमारा उनका पत्र व्यवहार तो जारी ही रहा। खैर, उनके स्वर्गवास के कुछ महीने पहले तक पत्र व्यवहार जारी था। और वो कहते हैं प्रेमचंद के बारे में कि हिंदी माता एक से एक योग्य सपूत को जन्म देती रही है, और भविष्य में भी वह गोद सूनी ना होगी। पर प्रेमचंद अपने ढंग के निराले थे, और उनके इस निरालेपन को कोई छीन नहीं सकता, कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि प्रेमचंद की एक और पत्नी यानी उपपत्नी या रखैल का जिक्र का प्रसंग भी आया है, और वो जिक्र आप देखेंगे शिवरानी देवी ने किया है कि मुझसे झूठ बोला गया। कहती है मुझसे झूठ बोला गया है, कहा गया कि मेरे पत्नी का देहांत हो गया और मुझसे शादी की गई, लेकिन अब मुझे पता चला जब उनके साले आते हैं, उनसे बात होती है, घर के बाहर बैठे थे, अपने साले से बात कर रहे होते हैं, तभी मेरी 2 वर्षीय लड़की घुटने के बल पर चलकर दरवाजे पर पहुंच जाती है। और जब वो दरवाजे पर पहुंच जाती है, मैं उसे लेने जाती हूं, तब इनकी बात सुनती हूं। तब मैं इनसे जब पूछती हूं तो कहते हैं कि जिसे आदमी सोच ले जिंदा है तो वो जिंदा है, और जिसे सोच लिया वो मर गया तो वो मर गया। कहता नहीं, ऐसा नहीं होगा। और फिर वो कहती है मैंने पत्र व्यवहार किया, पत्र भी भेजा, उधर से पत्र भी इनकी पत्नी का आया, और उन्होंने कहा कि अगर वो मुझे लेने आए तो मैं ज़रूर आऊँगी। और जो उधर से पत्र आता था वो कैथी लिपि में लिखा होता था। ये पूरा जिक्र उन्होंने किया है, खैर हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर बनारसी दास ने जो लिखा है वो 1956 में लिखा, ये मैंने आपको बताया। बनारसी दास ने क्या क्या कहा वो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में आते हैं, यहाँ पर एक एक अध्याय की चर्चा हम लोग करेंगे। जो इसमें 88 अध्याय हैं, 88 अध्याय में जो पहला अध्याय है बचपन, उस बचपन वाले अध्याय में ये कहा गया है कि प्रेमचंद के गांव का नाम लमही था, जो कि बनारस से 4 मील की दूरी पर था। बनारस से 4 मील की दूरी पर था लमही। और वही लमही में 1880 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, शनिवार के दिन। पिता का नाम अजायब राय था और माता का नाम आनंदी देवी था। आप कायस्थ, दूसरे श्रीवास्तव थे। आपके 3 बहनें थीं, और 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ। 3 बहनों में 2 तो मर गई, तीसरी बहुत दिनों तक जीवित रही। उन बहन से आप 8 वर्ष छोटे थे, और 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ, इसलिए यह तेतर कहलाए। माता हमेशा की मरीज थी। पिता ने इनका नाम रखा था धनपत राय, और चाचा के द्वारा दिया गया नाम था मुंशी नवाब राय। तो ये पहले में बताया गया है। जो बचपन इनका अध्याय है, उस बचपन अध्याय में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इसके बाद में जो दूसरा अध्याय है गोरखपुर कजाखी। गोरखपुर कजाखी की जब बात आती है तो कहते हैं कि पिताजी का तबादला गोरखपुर हुआ, वहाँ पर मकान लिया गया, वहाँ पर हम लोग रहने लगे। मेरी उम्र उस समय 13 वर्ष की थी। हम लोग जिस घर में रहते थे वो एक अहरीन का घर था, और वो विधवा थी। चाची का, और उसका चाची मतलब दूसरी, पिताजी की दूसरी पत्नी को ये चाची कहते हैं। तो कहते हैं चाची और उस विधवा से उनकी खूब पड़ती थी।
फिर कहते हैं पिताजी का तबादला जमनिया में हुआ, वहाँ का जो हरकारा था मुझे बहुत मानता था, मैं बार बार उसे याद करता था। वो हरकारा मुझे बहुत प्यार करता था, मुझे कंधे पर लेकर दौड़ता था, मैं उसके आने की राह देखा करता था। वो बाहर से मेरे लिए ईंख, अमरूद, गाजर ये सारी चीज़ें लाता था। एक दफ़ा पिताजी ने उसे निकाल दिया। जब वो दूसरे दिन नहीं आया तब मैंने चाची से पूछा कि आज कजाकी क्यों नहीं आया है। तो चाची ने बताया कि मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आया। खैर उसके जाने का मुझे बहुत दुख हुआ। और फिर इसके बाद में जो तीसरा अध्याय उसमें दिया, बड़े बाबू करके बताते हैं कि एक दिन मेरे पिताजी के दोस्त बड़े बाबू ने मुझे बुलाया। मैं गया, मेरी हाथ पर पीठ फेर कर कहा, बच्चे बहुत तुम कमज़ोर हो, दुबले हो, क्या घी दूध तुम्हें नहीं मिलता है। तो इस पर मैंने रो पड़ा। खैर उन्होंने मुझे बहुत समझाया और इस बात का पता मेरी चाची को चल गया। अगले दिन मेरी चाची मुझे जब दी तो खाने में घी डाल दी, वो भी कच्चा घी था। मैंने पूछा कि कच्चा घी आपने डाल दिया? तो कहती हैं कि कच्चा नहीं, पका घी है। कहते हैं बड़े बाबू ने कहा है कि मेरी चाची मुझे घी दूध नहीं देती हैं और किससे कहेगा तू? तो ये कहते हैं मैंने तो नहीं कहा है। कहते नहीं, तुम खूब शिकायत करते हो। तो ये सारी बातें होती हैं। तो इसके बाद में 5 रुपये का गुड़ की बात आती है। कहते हैं कि मेरी उम्र 15 वर्ष की थी, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने बनारस आया और पिताजी ने कहा कि कितना खर्चा दिया करूं। मैंने कहा 5 रुपये। पिताजी ने सोचा चलो ठीक है 5 रुपये में इसका हो जाएगा और 5 रुपये से दिया करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं सोच पा रहा था कि 5 रुपये में कैसे होगा। बाद में मैंने सोचा कि बनारस जब आया तब मुझे पता चला कि 2 रुपये तो फीस के ही लगेंगे, बाकी बचे 3 रुपये, 1 रुपये का दूध, ये सब मिलाकर पूरा खर्चा नहीं बैठेगा। तो मैंने सोचा प्राइवेट पढ़ूं। दिन भर शहर में रहता था। सुबह चाची गुड़ अपने पास से दे देती थी। तो इस तरीके की पूरी घटना इन्होंने बताया। फिर कहा मेरी शादी होने वाली थी, पिताजी ने कहा कि 5 रुपये ले लो और गुड़ खरीद कर रख देना। लेकिन मैंने जो गुड़ खरीदा उसमें हमारे मित्रों के द्वारा डेली गुड़ खाने का एक सिलसिला जारी हो गया। और जब नहीं बच रहा था मैंने संदूक में ताले लगा दिए। फिर भी दोस्त आए, दोस्तों के बीच में फिर वही बातें होने लगी और इस तरीके से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो इसका जिक्र किया गया। फिर जो अगला अध्याय है वह अगला अध्याय है विवाह का, जिसमें कहा जाता है कि मेरा विवाह बस्ती ज़िले के मेहदावल तहसील के रामपुर गांव में हुआ। मेरी स्त्री उम्र में हमसे बड़ी थी। इसके माने तो ये हुआ। फिर दोनों में वार्तालाप होती है, औरत घर पर आती है। फिर कहते हैं इसके माने तो ये हुए कि औरतें हमेशा पुरुषों से तेज रहती हैं। ये तो अच्छी रही। मरे को मारे साहमदार, बड़े से दबना, छोटे को दबाना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। खैर ये सब बातें होती हैं। फिर उन्होंने कहा कि इसी पर जिक्र होता है। चुनारगढ़ की बात आती है। चुनारगढ़ की बात आती है कि तबादला चुनारगढ़ हो जाता है। फिर हम लोग चुनारगढ़ जाते हैं। चुनारगढ़ में हमारी जो चाची हैं, यानी पिताजी की दूसरी पत्नी को ये चाची कहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, इसको ध्यान रखिएगा कि चाची किसे कहते हैं। तो चाची के भाई विजय बहादुर भी थे। पात्र में अगर कभी पूछा जाए विजय बहादुर, तो इसमें पात्र में विजय बहादुर का जिक्र आया है। विजय बहादुर कौन है, इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। फिर इसके बाद में इलाहाबाद का जिक्र आता है। और जब इलाहाबाद का जिक्र आता है तब वहाँ पर यह बताया गया शिवरानी देवी के द्वारा कि उन्होंने कहा था कि जब मैं इलाहाबाद गया तो मुझे 10 रुपये मिलते थे, जिसमें से हम 7 रुपये घर पर भेज देते थे, 3 रुपये बचते थे। फिर मैंने ट्यूशन किया, ट्यूशन से 5 रुपये मिलते थे। तो इस तरीके से मेरे पास हो जाते थे 8 रुपये और इसी से खर्च चलता था। और इलाहाबाद में ही रहकर मैंने उन दिनों कृष्णा उपन्यास लिखा। अब ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है कि प्रेमचंद कहाँ पर रहकर कृष्णा उपन्यास लिखा है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा कि प्रेमचंद इलाहाबाद में रहकर कृष्णा उपन्यास लिखा। और कृष्णा उपन्यास कहाँ पर छपा था, तो इंडियन प्रेस से छपवाया गया था। ये पॉइंट इसमें नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिख लें। इंडियन प्रेस, कृष्णा उपन्यास किस प्रेस से छपा था, तो इंडियन प्रेस से छपा था। और फिर इसके बाद में इसी में कहते हैं
कि 1905 में शादी हो गई। 1905 में शादी हो गई। फिर अगला अध्याय है, यानी 8वां अध्याय है शिवरानी देवी। शिवरानी देवी बताती हैं कि मेरी पहली शादी 11वें साल में हुई थी। वो शादी कब हुई इसकी मुझे खबर नहीं, कब मैं विधवा हुई इसकी भी मुझे खबर नहीं, लेकिन विवाह के 3-4 महीने के बाद ही मैं विधवा हो गई। मेरे पिता का नाम मुंशी देवी प्रसाद था। जिला फतेहपुर, मौजा सलीमपुर, कहीं कहीं पर सलेमपुर दिया गया है, ध्यान रखना। इसीलिए मैंने शिवरानी देवी के गांव का नाम सलेमपुर लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैंने सलेमपुर लिख कर दिया है। अब कुछ लोग ये ना कहें कि सर सलेमपुर कहाँ है, या यहाँ पर सलीमपुर मिल रहा है, वहाँ पर सलेमपुर मिल रहा है, तो इसे ध्यान रखना। तो मेरे पिता फतेहपुर मौजा, जिला फतेहपुर, मौजा सलेमपुर, डाकखाना कनवर। मेरे पिता मुझे इस हालत में देखकर खुश नहीं थे। मैं बाल विधवा हो गई थी। वह अपने को मिटाकर मुझे सुखी देखना चाहते थे। पहले तो उन्होंने पंडित से सलाह ली, इसके बाद उन्होंने इश्तेहार निकलवाया। देखिए, जब इश्तेहार की बात आती है तो यहाँ पर एक तथ्य ध्यान रखना है कि शिवरानी देवी के पिता मुंशी देवी प्रसाद ने एक किताब लिखी थी। उस किताब का क्या नाम है, जिसमें उन्होंने शिवरानी देवी के विवाह का विज्ञापन लिखा था, और वह किताब 1905 में प्रकाशित हुई थी। और उसी किताब में विज्ञापन को देखकर प्रेमचंद ने पत्र व्यवहार किया था, संपर्क किया था। वो कौन सी किताब है? मुंशी देवी प्रसाद की वह कौन सी किताब है जिसमें शिवरानी देवी के विवाह का विज्ञापन निकला था, जिसे मुंशी प्रेमचंद ने पढ़कर, चूँकि प्रेमचंद विधवा से विवाह करना चाहते थे, इसीलिए जब उसमें विधवा का उल्लेख था तो उन्होंने संपर्क किया। अब कुछ लोग कहेंगे सर वो विधवा से विवाह क्यों करना चाहते थे? खैर ये उनकी मान्यता है, उनकी सोच थी। तो कौन सी किताब थी, कितने लोग बताएंगे? शिवरानी देवी, ध्यान दीजिए, शिवरानी देवी के पिता की कौन सी किताब है, कौन सी किताब थी जिसमें उनके पिता के द्वारा शिवरानी देवी के विवाह का विज्ञापन दिया गया था? बताइएगा, कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। ऐसे तथ्य आपको हर जगह नहीं मिलेंगे, एक एक चीज़ें इसलिए समझाई जाती हैं, एक एक पॉइंट आपको समझाया जाता है। आगे देखते हैं, और फिर आगे वो जिक्र करती हैं कि जब मैं 14 वर्ष की थी तभी मेरी माँ मर गई। मेरा एक छोटा भाई था जो मात्र 3 वर्ष का था, जिसकी देखरेख मैं स्वयं करती थी। उसी समय मुझे अपनी जिम्मेदारियों का ज्ञान हुआ, और फागुन में मेरी शादी प्रेमचंद से हो गई। चैत में वह सब डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए। मैं महीने भर यहाँ रहती थी तो 10 महीने अपने घर रहती थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं मालूम होता था क्योंकि रोज़ाना झगड़ा होता रहता था। तो ये जिक्र किया है शिवरानी देवी ने। पुनः एक बार प्रश्न को ध्यान दीजिए। शिवरानी देवी की रचना प्रेमचंद घर में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यह प्रश्न है आपसे कि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी ने जो लिखा उसमें यह बताइए कि शिवरानी देवी के विवाह का विज्ञापन शिवरानी देवी के पिता मुंशी देवी प्रसाद ने अपने किस किताब में दिया था? किताब का नाम आपको बताना है। महोबा की जब जिक्र आती है तो कहते हैं कि महोबा में जो स्त्री है, फिर इसके पहले उन्होंने कानपुर के जीवन का जिक्र किया, फिर महोबा की बात आती है। तो महोबा वाले अध्याय में उन्होंने कहा है कि इसके बाद हम लोग महोबा आए। मेरे पिताजी ने मुझे पहले ही बुलाया था, अब मुझे भी बुलाया, इसको मैं मान भी गए। जिस रोज़ मेरे जाने का समय तय हुआ, तांगा आया और उस पर बैठकर हम लोग गए। फिर कानपुर हम लोग जाते हैं। कहते हैं महोबा की एक विचित्र बात है कि महोबा में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक घर में जाती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, और एक हाथ में आरती की थाल होती है तो दूसरे हाथ में बेलन होता है। जो पुरुष बाराती नहीं जाते हैं उन्हें उसी बेलन से पीटती हैं। अब आप बताइए, प्रेमचंद घर में
जो जीवनी है, प्रेमचंद घर में जीवनी का ये बहुत ही रोमांचक शीर्षक दिया गया प्रसंग आया है कि महोबा में स्त्रियां अपने बारात के विदा होने के बाद रात को हर एक के घर में गाती बजाती थीं। एक हाथ में आरती का थाल, दूसरे हाथ में बेलन होता था। जो पुरुष घर में रहता था, बारात में नहीं जाता, उसको स्त्री उसी से मारती थी। जितने भी लोग हैं, ये तो ऑनलाइन क्लास है, आप किस एरिया से हैं, किस ज़िले से हैं, किस प्रदेश से हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। क्या अभी भी ये प्रथा आप लोगों के वहाँ कहीं पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है, ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद में अगला अध्याय है कि मेरे आने से पहले उनका पहला उपन्यास कृष्णा प्रकाशित हो चुका था। मेरी शादी के साल दूसरा उपन्यास प्रेमा प्रकाशित हुआ, जिसका नाम आगे चलकर विभव हुआ। अब ये आपके लिए महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रेमचंद के किस उपन्यास का नाम आगे चलकर विभव हुआ, तो वो था प्रेमा उपन्यास। मेरी शादी के 1 वर्ष बाद आपका कहानी संग्रह सोज्योतन भी प्रकाशित हुआ। उस पर मुकदमा भी चला। हम लोग महोबा में थे, वहाँ भी खुफिया पुलिस पहुँची। उसके बाद उनको कलेक्टर की आज्ञा मिली कि आकर मुझसे मिले। आपको दौरे पर ऑर्डर मिला। रात भर बैलगाड़ी पर चलने के बाद आप कुलपहाड़ पहुँचे। आप उसी दिन घर आने वाले थे। जब दूसरे रोज़ मेरे पास पहुँचे तो मैंने पूछा, कल आप कहाँ रह गए थे? आपने कहा, रुको बताता हूँ, बड़ी परेशानी में पड़ गया था, कल सारी रात चलता रहा। मैंने पूछा, आखिर बात क्या है? तो बताते हैं कि सोज्योतन के सिलसिले में सरकार ने मुझे बुला लिया था। तो मैंने पूछा, आखिर ऐसी बात क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने उसी सिलसिले में मुझे बुलाया था। मैं गया तो देखा कलेक्टर की मेज़ पर मेरे सोज्योतन की कॉपी पड़ी हुई है। कलेक्टर साहब ने बहुत सारी बातें की। कहते, अगर अंग्रेजी राज में तुम ना होते तो आज तुम्हारा दोनों हाथ कटवा लिए गए होते। तुम कहानियों द्वारा विद्रोह फैला रहे हो। तुम्हारे पास जितनी कॉपियां हो उन्हें मेरे पास दे दो, आइंदा फिर कभी लिखने का नाम भी ना लेना। तो इस तरीके से पूरा वृतांत उन्होंने कह सुनाया और इसी पर दोनों में बातचीत होती है। फिर वो कहती हैं कि कई वर्षों बाद 1913 ईस्वी के लगभग उन्होंने हिंदी में कहानी लिखना शुरू किया। किसी कहानी का अनुवाद हिंदी में करते तो किसी का उर्दू में। खैर, मेरी पहली साहस शीर्षक कहानी चांद में छपी। मैंने वो कहानी उन्हें नहीं दिखाई। चांद में आपने देख लिया, चांद पत्रिका में। ऊपर आकर मुझसे बोले, अच्छा अब आप भी कहानी लेखिका बन गई। फिर बोले, ये कहानी ऑफिस में मैंने देखी थी, ऑफिस वाले पढ़ पढ़ कर खूब हंस रहे थे। कईयों ने मुझ पर संदेह किया। तो ये पूरा जिक्र यहाँ पर किया गया है। और फिर इसके बाद में आगे ये भी जिक्र आया है कि 1913 के लगभग कानपुर से प्रताप पत्रिका निकली थी। कानपुर से प्रताप पत्रिका का प्रकाशन हो रहा था। प्रताप पत्रिका का प्रकाशन कौन कर रहे थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। तो बताते हैं गणेश शंकर विद्यार्थी, देखिए कैसी साहित्य की सेवा कर रहे हैं। अगर मेरे पास भी कहीं 10 बीघे ज़मीन होती तो मैं भी ये सारी नौकरी छोड़ देता और साहित्य की सेवा में लग जाता। फिर दोनों लोगों में, पति पत्नी में बात होती है कि 10 बीघे में क्या आप सोना उपजा लेते? अभी 2 महीने नौकरी ना करिए तो फिर देखिए दाल रोटी नहीं चलेगी। तो इस तरीके की बातें, यानी पूरे जीवन के बारे में वर्णन इसमें किया गया है। फिर बस्ती 1914 का जिक्र आता है। शीर्षक दिया गया है बस्ती 1914। और कहते हैं, शिवरानी देवी बताती हैं कि प्रेमचंद जी के साले आए थे, यानी जिसके साथ पहली शादी हुई थी, जिस औरत के साथ, उसके भाई प्रेमचंद जी के साले आए थे। उस समय मेरी पुत्री कमला 2 वर्ष की थी और वो घुटनों के बल चलती चलती दरवाजे तक पहुंच गई। और जब मैं उसे लेने गई, मैंने इन लोगों की बातों को सुना और मुझे तब ये पता चला कि उनकी पहली पत्नी जिंदा है, लेकिन मुझसे झूठ बोला गया कि वो मर चुकी है। इसी पर जब मैंने उनसे पूछा कि कौन साहब थे, तो आप बोले एक महाशय थे। मैं बोली कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद ना थी कि आप झूठ बोलेंगे। तो वो कहने लगे कि जिसको इंसान समझे कि जीवित है वही जीवित है, जिसे समझे मर गया वह मर गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेमचंद घर में का यह कथन है कि जिसको इंसान समझे कि जीवित है
वही जीवित है, जिसे समझे मर गया वह मर गया। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये वर्तमान जीवन में भी लोगों पर लागू होता है, लोग करते भी हैं। तो मैंने उनसे उनके पहली पत्नी को खत लिखा। उधर से जवाब मिला कि वह मुझे अगर खुद लेने आएंगे तो मैं आऊँगी, खत कैथी में लिखा होता था। ये भी आपको ध्यान देना है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके बाद जुलाई 1915 की बात आती है कि डुमरियागंज तहसील में वो जाते रहते थे। मन्नन द्विवेदी गजपुरी जो थे उनसे मिलते रहते थे। साग सब्जी खरीदना, बहुत सारी चीज़ें, लमही से आना जाना, ये सारे काम उनके साथ था। 2 महीने बाद फिर बस्ती गए, फिर वही हालत। कोई 15 रोज रहने के बाद फिर वापस आए। वहीं डुमरियागंज तहसील में मन्नन द्विवेदी गजपुरी से भी उनकी भेंट होती है, उनसे मुलाकात होती है, साहित्यिक वार्ता होती है। और एक रोज़ का ये वाक़या है कि आप बाज़ार गए मछली, तरकारी, पान वगैरह लाने। मन्नन द्विवेदी से भेंट हुई। पंडित जी को साथ लिए घर पर आए। आकर बोले, पंडित जी घर पर बैठे हैं, पान तो बना लाओ। वह खुद हाथ धोकर तस्तरी में पान लेकर बाहर आए और उनसे कुछ देर तक गपशप होती रही। फिर पंडित जी घर चले गए। और अगले अध्याय में कहा गया कि 2-3 दिन बीतने के बाद पंडित जी 3-4 खांची मछलियाँ भेजी और साथ में एक दोहा भेजा कि धीमर ने फांसो अभी दीनहीन सफरीन, प्रेमचंद भोजन करें विद्या बुद्धि प्रवीण। परीक्षा में आपसे यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह दोहा किसके द्वारा लिखा गया? तो डुमरियागंज के रहने वाले मन्नन द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। मन्नन द्विवेदी ने लिखकर भेजा और फिर इसी पर पूरा जिक्र है। उसके बाद में फिर अगले अध्याय में और सारी चर्चाएं हैं कि 4 साल पहले की बात है, हम लोग फिर बस्ती गए। फिर उसके बाद बस्ती से गोरखपुर तबादला हो जाता है। और जब गोरखपुर में हम लोग थे, गोरखपुर तबादला होता है, तब गोरखपुर में ही रात के 10 बजे, गोरखपुर में ही रात के 10 बजे धुन्नू की पैदाइश है। रात में 10 बजे धुन्नू की पैदाइश है। धुन्नू कौन है? धुन्नू कौन है? धुन्नू है श्रीपत राय। 2 लड़के थे धुन्नू, ध्यान रखना। एक का नाम धुन्नू, धुन्नू मतलब श्रीपत राय, और बन्नू, बन्नू मतलब अमृत राय। तो धुन्नू और बन्नू, धुन्नू श्रीपत राय, बन्नू अमृत राय। तो ये 2 लड़के थे। तो कहते हैं जब हम लोग गोरखपुर गए, वहीं पर रात के 10 बजे धुन्नू की पैदाइश है। उस समय उनकी उम्र 36-37 की रही होगी। यानी जब प्रेमचंद की उम्र 36-37 की रही होगी तो उस समय धुन्नू की पैदाइश हुई। तो ये सारी चीज़ पूरा जिक्र किया गया है। और फिर उसके बाद में आप देखेंगे, जो आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे अगले अध्याय में, मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। लिखते हैं कि वो अपने आप को मानते थे कि मैं भी अपने घर का बादशाह हूँ। फिर गोरखपुर में, वहीं गोरखपुर में होली का जिक्र आता है, जहाँ हिंदू मुसलमान सब आपस में मिलकर होली खेलते थे। फिर कहते हैं सन 24 की बात है, आप लखनऊ में थे, रंगभूमि छप रही थी। अलवर रियासत से बुलावा आया, लेकिन आपने जाने से मना कर दिया। अलवर जाने से आपने मना कर दिया। मेरी पहली कहानी साहस जब छपी, उसी पर एक महाशय कहानी के जवाब में लेख लिखे थे, हंस की चाल कौवा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि किसकी कहानी पर लेख लिखा गया था, हंस की चाल कौवा। किसकी कहानी पर? तो शिवरानी देवी की कहानी पर। शिवरानी देवी की कौन सी कहानी पर? तो साहस कहानी पर। इसके बाद में फिर मोटेराम शास्त्री का जिक्र आता है। एक बार बन्नू खो गया था, उसका भी जिक्र किया गया है। गल्प सम्मेलन रायबरेली में था, उसका जिक्र किया गया है। मोटेराम शास्त्री कहानी की जो बात आती है, अध्याय आप देखेंगे 41वां है। कहते हैं 1926 की घटना है। आप माधुरी पत्रिका में संपादन कार्य कर रहे थे और साथ में थे कृष्ण बिहारी मिश्र। आपने मोटेराम शास्त्री नाम की एक कहानी लिखी और उस कहानी पर एक शास्त्री महाशय ने दोनों पर केस दायर कर दिया और दोनों ने 500-500 रुपये की जमानत दाखिल की। आप लोगों के साथ माधुरी के मालिक विष्णु नारायण भी थे। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है
कि उसके मालिक कौन थे, माधुरी पत्रिका के मालिक कौन थे। तो ध्यान रखना, विष्णु नारायण। या जिस समय मोटेराम शास्त्री कहानी प्रकाशित हुई उस समय माधुरी पत्रिका में प्रेमचंद जी के साथ कौन काम कर रहा था, तो कृष्ण बिहारी मिश्र। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और जब ऐसे परीक्षा में पूछ लिया था, कहते हैं लोग कहते हैं सर मैंने तो पढ़ा नहीं, इतनी गहराई से मैंने नहीं पढ़ा। और कुछ लोग क्या करते हैं, अरे इसको तो पढ़ ही लिया है, ये तो एक बार मैंने पढ़ा था, परीक्षा दिया था और फिर से वही पढ़ना, चलो प्रश्न कर लेंगे, या कहीं से यूट्यूब पर सारांश कोई पढ़ा देगा, मिल जाएगा, कर लेंगे। सारांश पढ़ाने से आप विस्तृत सारांश पढ़ाने से आप जो प्रश्न परीक्षा में आते हैं उन प्रश्नों को नहीं कर पाएंगे। मुझे भी पढ़ाना होता सारांश, तो मैं भी आपको बहुत ही सीधे तरीके से सारांश कराते हुए और आगे बढ़ जाता। सारांश में कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करानी होती हैं। सारांश में आपको अगर पढ़ाना होता तो यही चीज़ आपको पढ़ाते हुए चले जाते कि ये जीवनी विधा की रचना है, इसमें शिवरानी देवी ने बताया है कि मैंने अपने और प्रेमचंद जी के बारे में वही लिखा है जो सही है, किसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें नहीं लिखी हैं। अपनी रचना के बारे में शिवरानी देवी ने इसी ग्रंथ में बताया है, और इस ग्रंथ में शिवरानी देवी ने बताया है कि मेरी पहली शादी 11वें साल में हुई थी और फिर मैं बाल विधवा थी। तो ऐसे खबर सुनाते हुए इसी तरीके से सारांश आपको सुनाते हुए और आगे बढ़ जाते। लेकिन उस सारांश से अगर आप कहें कि जो तथ्यात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, वो तथ्यात्मक प्रश्न तभी मिलेंगे जब विस्तृत एक एक पॉइंट को आप पढ़ेंगे। अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए मोटेराम शास्त्री कहानी के समय प्रकाशित होने के समय माधुरी पत्रिका में प्रेमचंद के साथ और कौन थे, तो कृष्ण बिहारी मिश्र। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। तो इस पर उन्होंने बताया कि तारीख के दिन 2 बैरिस्टर देहरादून से आते थे जो 9-9 रुपये रोजाना लेते थे। मेरे भाई और बहनोई भी जाते थे, कानपुर के सारे वकील और बैरिस्टर सब आ गए थे, कचहरी खचाखच भरी थी। खैर बहस वगैरह के बाद मजिस्ट्रेट ने हुक्म सुनाया और आप दोनों को बरी कर दिया गया। आप दोनों को यानी प्रेमचंद को और कृष्ण बिहारी मिश्र को। और मजिस्ट्रेट साहब मोटेराम शास्त्री से बोले आपको और कुछ कहना है? अब तो सबसे बेहतर यही कि आप चुपके से खिड़की से बाहर निकल जाइए। जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब ने ये कहा कि दोनों आदमी मुस्कुरा दिए और इसके बाद माधुरी का वह अंक सबका सब बिक गया, यानी इतना प्रचार हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर ये पूरी चर्चा की गई है। और फिर इसी के बाद में एक और जिक्र आता है। खैर महात्मा गांधी सम्मेलन पर हम लोग आएंगे, उसके पहले प्रेमचंद जी ने जो एक कुआं बनवाया था उसका जिक्र अगर करें। कुआं बनवाया था। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को ना पता हो या कहें कि सर इस प्रसंग की यहाँ पर क्या ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत है कि कभी प्रसंग क्रम से भी पूछ लिए जाते हैं या ऐसे सीधे प्रश्न डाल दिया गया कि कुआं बनवाया था या नहीं, तो आप कहेंगे यहाँ पर कुआं बनवाने की तो कोई जिक्र ही नहीं है, मैंने तो पढ़ा है रचना। तो इसलिए ज़रूर ध्यान रखें कुआं बनवाने का जिक्र है। और क्या है, अध्याय 42वां अध्याय है, ये भी सुन लीजिए क्या है इसमें, वो भी गौर से थोड़ा सुने। बहुत ज़्यादा अभी समय नहीं हुआ, 38 मिनट का लेक्चर हुआ है। कहती है कि आज से 15 साल पहले की बात है। एक दिन सवेरे कहारी पानी भरने आई और घड़ा लेकर कुएं पर गई। कुएं की जगत जो थी, जगत समझ रहे हैं, जैसे ये जो कुआं होता है, कुआं का जो मुंडेर होता है यही होता है जगत, और बीच में ऐसे एक लकड़ी रखी होती है, पहले लकड़ी ही होती थी, तो ये होती है जगत। यानी लोग जो पानी भरते हैं एक पैर यहाँ पर होता है और एक लकड़ी की जगत पर होता है, फिर पानी भरते हैं। तो जगत कच्ची थी, वो फूल कर गड़ारी सहित कुएं में जा पड़ी। तो कहारी रोहासी होकर बोली बाबूजी आज मैं गिरते गिरते बची, चलिए देखिए कुएं में सब गिर गया, मैं तो बच गई, नहीं तो मैं भी अंदर चली जाती। आप ऊपर की बातें सुनकर भीतर आने के बजाय भट्टे पर जाकर 4000 ईंटों के लिए आर्डर दे आए। मैं घर में नाश्ता लिए बैठी थी, आप वहाँ से 9:30 बजे के लगभग आए। मैं बोली नाश्ते के समय आप कहाँ चले गए थे? तो आप बोले तुमने कुएं की हालत नहीं देखी, मारी गिरने से बची। मैं बोली पहले आप ये बताइए आप थे कहाँ? आप बोले मैं ईंटों के लिए कहने गया था, आखिर 3 महीने के बाद अच्छा हुआ हूँ तो कुछ तो तावान देना ही पड़ेगा। मैं बोला
मैं बोली कि कुआं तो पंचायती है। फिर उन्होंने कहा, यानी प्रेमचंद जी की बातें सुनिए, उन्होंने कहा कि सबको ना दिखाई पड़े तो क्या मैं भी अंधा हो जाऊं? और कहीं आज तुम्हारी मारी कुएं में गिरी होती तो सबसे पहले तुम ही रोती। मैं तुमसे ये पूछता कि अब सब औरतें तो हैं ही, तुम ही क्यों रो रही हो? यानी किस तरीके का तर्क प्रेमचंद जी ने शिवरानी देवी से दिया, शिवरानी देवी को दिया है। ना गांव भर की औरतें रोती, ना गांव भर के मर्दों को दिखलाई पड़ता, इसलिए तुम मुझसे कुछ कह नहीं सकती। मैं बोली खाली ईंटों से कुआं बन जाएगा? उसमें 300-350 रुपये लगेंगे, कम से कम 100 रुपये का पत्थर लगेगा। तो आप कहे नहीं नहीं। कहती मैं हिसाब जोड़ कर बताऊंगी तो पता चलेगा, जब दरवाजे पर ईंट आ जाएगी तो उसे पूरा करना मेरा काम हो जाएगा। कहते मैं तो यही चाहता था कि किसी तरह ये पूरा हो। खैर 2-3 रोज़ के बाद माधुरी ऑफिस से बुलाया आया और आप वहाँ संपादन करने के लिए चले गए। उसे मैंने बनवाया, बनवाई में 375 रुपये लगे। तो मूल मकसद यहाँ पर था जिक्र करने का कि जो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में जीवनी में कुआं बनवाने का जिक्र किया है, उसमें कुल खर्चे कितने लगे थे? 375 रुपये। कुल ईंटें कितनी लगी थी? तो 4000 ईंटें। भले 4000 ईंटें ना पूछे जाए, लेकिन कुल लागत कितनी थी? 375। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें कही गई हैं और कहाँ पर क्या किन किन बातों का जिक्र है। इसके बाद एक बार उनके बहनोई आए थे, बहनोई का पूरा जिक्र है। फिर लखनऊ में जब थे, लखनऊ का जिक्र है। फिर महात्मा गांधी के सम्मेलन की बात है कि गोरखपुर में महात्मा गांधी का सम्मेलन था। महात्मा गांधी से मिलने के लिए ये बहुत ही उत्सुक थे। इससे पहले लखनऊ में महात्मा जी के दर्शन के लिए वो जा चुके थे, लेकिन वहाँ पर उनका दर्शन नहीं हो पाया था। फिर बेटी की शादी करते हैं और कहते हैं कि जब गोरखपुर में महात्मा जी का सम्मेलन था, आप गांधी जी से मिलने कभी भी नहीं गए थे, नहीं मिल पाए थे, इसलिए 2 दिन पहले चले गए और सम्मेलन के 2 दिन बाद आए, फिर भी गांधी जी से नहीं मिल पाए। शिवरानी देवी ने होली शीर्षक में बताया कि मेरी कुर्बानी शीर्षक कहानी प्रकाशित हुई, जिस पर उन्हें लोगों ने खूब बधाइयाँ दी। कुर्बानी शीर्षक कहती है कि कुर्बानी शीर्षक की कहानी प्रकाशित हुई, जिस पर लोगों ने उन्हें खूब बधाइयाँ दी। और इसी में कहा गया है कि जिस धर्म में रहकर लोग दूसरों का छुआ पानी नहीं पी सकते, जिस धर्म में रहकर लोग दूसरों का छुआ पानी नहीं पी सकते, उस धर्म में मेरे लिए गुंजाइश कहाँ? प्रेमचंद ने कहा है, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में रचना में ये उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रेमचंद जी ने कहा है कि जिस धर्म में रहकर लोग दूसरे का छुआ पानी नहीं पी सकते, उस धर्म में मेरे लिए गुंजाइश कहाँ? मेरी समझ में नहीं आता कि हिंदू धर्म किस पर टिका हुआ है। तो मैंने इस पर व्यंग्य किया। शिवरानी देवी कहती है मैंने इस पर व्यंग्य किया और मैंने कहा कि हिंदू धर्म स्त्रियों के हाथ में है। तो वो बोले जिस हिंदू धर्म सबसे ज़्यादा स्त्रियों को ही चौपट कर रहा है, जरा सी गलती स्त्रियों से हुई, उन्हें हिंदू समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। सबसे ज़्यादा हिंदू स्त्रियां चकले खाने में हैं। चकले खाने मतलब गृहिणी है, घर में है, रसोई में है। चकले खाने मतलब रसोई में, किचन में। सबसे ज़्यादा हिंदू स्त्रियां मुसलमान होती हैं। ये 8 करोड़ मुसलमान बाहर के नहीं हैं, घर के ही हैं। ये सब तुम्हारी ही बहनें हैं। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये ऐसे तंग धर्म में रहना भी नहीं चाहिए। पहली बार जब हिंदुओं के मौजूदा धर्म की नींव पड़ी, तब पुरुष कर्ता धर्ता थे। उन्होंने अपने लिए सारी सुविधाएं रख ली, हिंदू स्त्रियों को छोटे से दायरे के अंदर बंद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बताया है, ये सारा जिक्र उन्होंने किया है। और फिर इसी रचना में आप देखेंगे कि इस रचना में कुछ पत्रों का भी संकलन है। जैसे किन पत्रों का संकलन है? तो मई 1932 का जो पत्र है, मई 1932 के पत्रों का संकलन है। उन्नीस 1934 के 5 पत्रों का संकलन है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है।
1935 के 2 पत्रों का संकलन है, तो ये पत्रों को भी ध्यान रखना। अगस्त 1935 की बात है, जिस मकान में हम लोग रहते थे उसी में प्रेस और बुक डिपो था। बच्चे पढ़ते थे, लड़के ससुराल में थी। काफ़ी वर्षा हुई, किताबें भीगने लगी। उसे दूसरे कमरे में रखने के दौरान मैं भी भीग गई, मुझे बुखार हुआ। इस पर वो मेरे साथ ही रहते थे, मेरे पास ही बैठे रहते थे। फिर मई 1936 की बात है, गोदान इनका छप चुका था। मंगलसूत्र था, मंगलसूत्र इनकी जो रचना है उसका ये प्लाट सोच रहे थे, मंगलसूत्र के बारे में सोच रहे थे। फिर अगस्त 1936 में गोरकी की मौत पर, 1936 में गोरकी की जब मौत हुई तो गोरकी की मौत पर कहते हैं कि आज ऑफिस में मीटिंग होने वाली है। रात को उठे, बीमारी की हालत में रात को उठे, आपको नींद नहीं आई और आप भाषण लिखने लगे। उन दिनों मुझे भी रात को नींद नहीं आती थी। मेरी आँख खुली तो देखा कि आप ज़मीन पर बैठे और कुछ लिख रहे हैं। मैं बोली कि आप क्या कर रहे हैं? कहते हैं कुछ नहीं। तो मैंने कहा नहीं, कुछ तो कर रहे हैं, कुछ तो लिख रहे हैं। तब कहते हैं परसों आज के ऑफिस में गोरकी की मृत्यु पर मीटिंग होने वाली है। तो कहती कैसी मीटिंग? कहती तबीयत अच्छी नहीं, भाषण लिखने बैठा, मालूम होता है 2 बज गए हैं। तो कहते हैं नींद नहीं आती तो क्या करूं, भाषण तो लिखना ही है। तो मैंने कहा कि तबीयत ठीक नहीं तो फिर भाषण कैसे लिखा जाएगा? तो कहते हैं ज़रूरी तो है ही है, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। अपनी खुशी से काम करने में आराम या तकलीफ़ का बोध नहीं होता। जिसको आदमी कर्तव्य समझ लेता है उसके करने में मनुष्य को कुछ भी तकलीफ़ नहीं होती और इन कामों को आदमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है प्रेमचंद जी का, गौर से सुनिएगा और ये आप सभी लोगों के लिए लागू होता है। आप चाहे जो काम कर रहे हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की बात करें, किसी भी काम की अगर बात करें कि अपनी खुशी से, भाई किसी के दबाव में काम करने की बात नहीं हो रही। प्रेमचंद जी ने कहा कि अपनी खुशी से काम करने में आराम या तकलीफ का बोध नहीं होता है। अपनी खुशी से काम करने में आराम या तकलीफ का बोध नहीं होता है। जिसको आदमी अपना कर्तव्य समझ लेता है उसके करने में मनुष्य को कुछ भी तकलीफ नहीं होती। इन कामों को आदमी सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन चीज़ों पर, इन बातों पर आपको गौर करना चाहिए। आगे वो कहती है कि मीटिंग कैसी है? कहते हैं शोक सभा है। मैं बोली वो कौन हिंदुस्तानी थे? भाई गोरकी पर उन्होंने कहा वो कौन से हिंदुस्तानी थे? आप बोले यही तो हम लोगों की तंगदिली है। गोरकी इतना बड़ा लेखक था कि उसके विषय में जातीयता का सवाल नहीं उठता। लेखक हिंदुस्तानी या यूरोपियन नहीं देखा जाता, वो जो लिखेगा उससे सभी को लाभ होगा। मैंने कहा ठीक, उसने हिंदुस्तान के लिए भी कुछ लिखा? तो आपने कहा तुम गलती करती हो रानी, लेखक के पास होता ही क्या है जिसे वो अलग अलग बांट दे? लेखक के पास तो उसकी तपस्या ही होती है, यही सबको दे सकता है, उससे सब लोग लाभ भी उठाते हैं। लेखक तो अपनी तपस्या का कुछ भी अंश अपने लिए नहीं रख छोड़ता और लोग जो तपस्या करते हैं वो तो अपने लिए। लेकिन लेखक जो तपस्या करता है, लेखक के बारे में प्रेमचंद जी ने क्या कहा है? शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में जो जीवनी है उस जीवनी में कहा है कि प्रेमचंद जी कहते थे लेखक के बारे में कि लेखक जो तपस्या करता है उससे जनता का कल्याण होता है, वह अपने लिए कुछ भी नहीं करता है। तो ये उन्होंने कहा है। फिर जुलाई 1936 की बात है, उन्हें जून को खून की कै हुई, नींद नहीं आती थी। डॉक्टर ने कहा पित्त की खराबी है। ये क्रम महीनों चलता रहा। इसी में उन्होंने मंगलसूत्र के कितने ही सफ़े लिख डाले। सफ़े मतलब पैराग्राफ। उनकी तबीयत रात में बिगड़ी। बच्चे भी जग गए थे। धुन्नू यानी श्रीपत राय, बन्नू यानी अमृत राय। तो धुन्नू और बन्नू में से धुन्नू से मैं बोली डॉक्टर को बुला लाओ, लेकिन उन्होंने बच्चे को रात में बाहर जाने से मना कर दिया।
फिर अध्याय है उनके अंतिम दिन। कहते हैं एक दिन बेहोशी दूर हुई तो बोले शिव प्रसाद जी ने एक मात्र मंदिर बनवाया। अब यहाँ पर यह महत्वपूर्ण कथन है कि मात्र मंदिर किसने बनवाया? शिव प्रसाद ने। मात्र मंदिर का उद्घाटन कौन करने आ रहे थे? महात्मा जी। तो कहते हैं महात्मा जी इसका उद्घाटन करेंगे, उसे देखने के लिए लाखों की भीड़ वहाँ जमा होगी। एक दिन उन्हें इसी बीमारी की हालत में, कहती एक दिन उन्हें यानी प्रेमचंद जी को इसी बीमारी की हालत में ज़ोर से दस्त हुआ और जो ही मैं उसे साफ करने के लिए उनके पास आगे बढ़ी, मेरा भाई था। भाई ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, बहन वह अब नहीं रहे, कहाँ जाती हो? मैं खुलकर रो पड़ी, तभी से आज तक रो रही हूँ। तो इस तरीके से 88 अध्यायों में शिवरानी देवी ने सारी चीज़ें बताया और मैंने आपको 50-51 मिनट में मूल रचना से जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको बताया। ऐसे ही जो दूसरा लेक्चर है उसे पिछली कक्षा में मैंने कराया था, वो आपको भेज दे रहे हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन का। बाकी कल आवारा मसीहा और मुर्दहिया पर आधारित आपको लेक्चर मिलेगा कल, और इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फिर मेरी तिब्बत यात्रा बच रहा है, अरे आयावर रहेगा याद बच रहा है, चीड़ों पर चांदनी बच रहा है, सौंदर्य की नदी नर्मदा। तो 4-5 जो बच रहा है वो 23 तारीख तक हो जाएगा। 24 को अवकाश रहेगा, 25 को हम लोग इकाई 1 से नया बैच से पुनः शुरू करेंगे, नया बैच। बाकी आप लोग पढ़ते रहें, कहीं कोई समस्या हो तो ज़रूर बताएं।